कई बार असली लड़ाई बंदूकों से नहीं, दिमाग से लड़ी जाती है, और उस जंग के सिपाही कभी कैमरे में नहीं आते। भारत की सुरक्षा को मजबूत करने वाले दो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका जिक्र कहीं नहीं होता, आईबी और R&AW। आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो देश के भीतर की गतिविधियों पर नजर रखती है, वहीं R&AW रिसर्च एंड एनालिसिस विंग विदेशों में भारत की आंख और कान बनकर काम करती है। लेकिन ये एजेंसियां यहां सिर्फ जासूसी तक सीमित नहीं है। ये कभी दुश्मन को खामोशी से खत्म कर देती है, तो कभी किसी देश की सरकार को हिला देती है, वो भी बिना किसी शोर शराबे के। इस वीडियो में जानेंगे R&AW और आईबी की शुरुआत कैसे हुई, R&AW के वो गुप्त मिशन जो आज भी गुप्त है, और बांग्लादेश को बनाने में R&AW की वो चाल जिसने एक देश को दो टुकड़ों में बांट दिया। 1830 में अंग्रेजों ने भारत में बढ़ते ठगों और डकैतों से निपटने के लिए ठगी और डकैती विभाग बनाया। यहीं से भारत की खुफिया व्यवस्था की नींव पड़ी। 1904 में इसका नाम बदलकर रखा गया सेंट्रल क्रिमिनल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, और 2 साल बाद 1906 में इसने नया रूप लिया, आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के रूप में। देश आजाद हुआ, लेकिन आईबी को अंग्रेजों से मिली एक अधूरी विरासत, रिसोर्सेज की कमी और रणनीति की दरकार। आईबी का पुनर्गठन किया टीजी संजीवी पिल्लई ने। उन्होंने इसे ब्रिटेन की MI5 जैसी बनाने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ सुचारू नहीं चला। असल में चीन भारत के कुछ इलाके को अपने नियंत्रण में लेना चाहता था। 20 अक्टूबर 1962 को उसने भारत में घुसपैठ की और कुछ इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। आईबी नाकाम रही, न कोई चेतावनी, न कोई ठोस जानकारी जुटा पाई। 1965 पाकिस्तान से युद्ध हुआ, फिर वही गलती, न कोई चेतावनी, न कोई ठोस जानकारी। मेजर जनरल VK सिंह, जिन्होंने एक सेमिनार को संबोधित करते हुए कहा, हमारी एजेंसियां दुश्मन की तैयारियों को पकड़ने में पूरी तरह नाकाम रहीं। देश 2 बड़ी जासूसी असफलताओं से गुजर चुका था। चीन और पाकिस्तान से टकराव के बाद अब एक निर्णायक कदम जरूरी था, और यहीं से जन्म हुआ उस सोच का। भारत को चाहिए एक ऐसी एजेंसी जो सिर्फ सीमाओं के पार देखे, जो दुश्मन की चाल से पहले उसकी सोच को भांप सके। जनवरी 1966 इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी। देश 2 बड़ी जासूसी असफलताओं से गुजर चुका था। चीन और पाकिस्तान से टकराव के बाद अब एक निर्णायक कदम जरूरी था। उन्होंने भरोसा जताया एक नाम पर, RN काओ, एक ऐसा अधिकारी जिनका नेहरू परिवार से पुराना नाता था और जिन्होंने खुद जवाहरलाल नेहरू की सुरक्षा संभाली थी। इंदिरा गांधी जानती थी अब वक्त है एक नई, आधुनिक और अलग सोच वाली एजेंसी की, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो देश की सीमाओं से बाहर के दुश्मनों पर नजर रखे, जिसका ध्यान सिर्फ जासूसी पर हो, लेकिन चुपचाप, बिना किसी शोर के। काओ ने एक नई एजेंसी का ब्लूप्रिंट तैयार किया, ऐसी एजेंसी जो सिर्फ प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करे, पूरी तरह गुप्त रहे। 21 सितंबर 1968 भारत को एक नया खुफिया हथियार मिला, R&AW। बजट $20 मिलियन, हेडक्वार्टर लोधी रोड, दिल्ली। बिना नाम, बिना बोर्ड, पूरी तरह अदृश्य। आईबी को अब भारत के अंदरूनी मामलों तक सीमित कर दिया गया, और रॉ को मिली जिम्मेदारी सीमाओं के बाहर देश की सुरक्षा। रॉ की स्थापना के सिर्फ 9 महीने बाद एक बड़ा मिशन प्लान किया गया। रॉ का पहला एजेंट पाकिस्तान भेजा जाना था। उसका असली नाम आज भी गुप्त है, पर रॉ के अधिकारी उसे एक कोड नेम से जानते थे, कश्मीर बेदी। इस मिशन का मकसद था पाकिस्तान की गतिविधियों पर सीधी नजर रखना। कश्मीर बेदी की पहचान बदली गई, उसका नया नाम रखा गया, मोहम्मद इब्राहिम। जब एजेंट पाकिस्तान पहुंचा तो प्लान के मुताबिक वह अपने सारी जानकारी रेडियो सिग्नल के जरिए भेजता था। दिल्ली से RN काओ खुद ऑपरेशन देख रहे थे। कुछ महीनों तक ये चलता रहा, और एक दिन ऐसी एक फोटो आई कि सब हैरान रह गए। तस्वीर में दिखा पाकिस्तान के एयरबेस पर अमेरिकी कार्गो प्लेन्स लैंड कर रहे हैं। उनसे उतर रहे थे फाइटर जेट्स, बॉम्बर्स, मिलिट्री कैरियर्स और भारी हथियार। इससे साफ हो गया कि अमेरिका गुपचुप तरीके से
पाकिस्तान को हथियार सप्लाई कर रहा था, जो उसके खुद के हथियार प्रतिबंध का उल्लंघन था। यहीं से रॉ को अंदाजा हो गया, पाकिस्तान कोई बड़ी योजना बना रहा है और भारत को तैयार रहना होगा। 1970 में पाकिस्तान में चुनाव हुए। शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी को बहुमत मिला, पर सत्ता नहीं दी गई। वेस्ट पाकिस्तान की सेना ने सत्ता सौंपने से मना कर दिया। रॉ ने तुरंत स्थिति का विश्लेषण किया और यह साफ हुआ कि ईस्ट पाकिस्तान में हालात भारत की सुरक्षा के लिए खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन भारत सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकता था क्योंकि उसके पास कोई ठोस वजह नहीं थी। अब R&AW को एक ऐसा प्लान चाहिए था जो पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की सच्चाई उजागर कर दे और भारत को कार्रवाई का मौका भी मिले। उसी वक्त एक और घटना होती है। 36 आतंकी NALF भारत की जेल में बंद थे। पाकिस्तान उन्हें छुड़वाना चाहता था। योजना बनी, एक कश्मीरी युवक हाशिम कुरैशी को श्रीनगर एयरपोर्ट से एक इंडियन प्लेन हाईजैक करने के लिए भेजा जाएगा। वो विमान को पाकिस्तान ले जाकर 36 बंदियों की रिहाई की मांग करेगा। लेकिन जैसे ही हाशिम भारत में दाखिल होता है, एजेंसियों ने उसे पकड़ लिया। जब उससे पूछताछ हुई, सारा प्लान सामने आ गया और यहीं RN काओ को मिल गया सुनहरा मौका। हाशिम को डबल एजेंट बना दिया गया। अब वो भारत के लिए काम करने लगा। R&AW ने पूरा स्क्रिप्ट तैयार किया। हाशिम विमान हाईजैक करेगा, विमान लाहौर ले जाएगा। वहां विमान में यात्री के रूप में R&AW के एजेंट पहले से मौजूद होंगे। पाकिस्तान से मांग होगी 36 कैदियों की रिहाई जो भारत में बंद है और जुल्फिकार अली भुट्टो से मीटिंग। 30 जनवरी 1971 प्लेन हाईजैक होता है। हाशिम कुरैशी विमान को लेकर लाहौर पहुंचता है। 36 कैदियों की रिहाई की मांग की जाती है जो भारत में बंद है। 1 फरवरी को भुट्टो खुद उससे मिलने लाहौर एयरपोर्ट आते हैं। उनकी बातचीत की तस्वीरें मीडिया में छप जाती हैं। पूरी दुनिया इस ड्रामे को देख रही थी और यहीं भारत को वो वजह मिल गई जिसका इंतजार था। भारत ने ऐलान कर दिया। इसे भारत पर हमला माना गया और खतरा बताते हुए भारत ने पाकिस्तान के लिए हवाई क्षेत्र बंद कर दिया। अब पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान को हवाई रास्ते से कुछ नहीं भेज सकता था। एक देश जो 2 हिस्सों में बटा था अब पूरी तरह कट चुका था। मार्च 1971 में जब पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में ऑपरेशन सर्चलाइट चलाया, तब हजारों बंगालियों की हत्या हुई। भारत में शरणार्थी संकट बढ़ने लगा। 1 साल से भी कम समय के अंदर बांग्लादेश से करीब 1 करोड़ शरणार्थियों ने भागकर भारत के पश्चिम बंगाल में शरण ली। इससे भारत पर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव बढ़ गया। इस बीच भारत सरकार ने मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग, हथियार और पूरा सपोर्ट देना शुरू कर दिया। मुक्ति वाहिनी दरअसल पाकिस्तान से बांग्लादेश को आजाद कराने वाली ईस्ट पाकिस्तान की सेना थी। और फिर आया वो दिन 3 दिसंबर 1971। पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया। भारत ने तुरंत जवाब दिया। मुक्ति वाहिनी ने गुरिल्ला वारफेयर का इस्तेमाल किया, यानी छोटे छोटे समूह बनाकर पाकिस्तानी सेना पर अचानक हमले करना, रेल लाइन उड़ाना, ब्रिज तोड़ना, हथियार छीनना आदि। 3 दिसंबर 1971 को जब युद्ध शुरू हुआ, भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी ने मिलकर पाकिस्तान को हराया और सिर्फ 13 दिनों में भारत ने जीत हासिल की। बांग्लादेश एक नया आजाद देश बन गया। RN काओ का ये मास्टर स्ट्रोक भारत की खुफिया एजेंसियों के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। R&AW की ताकत और भरोसे को पूरी दुनिया ने पहचाना। R&AW ने वो काम किया जो इतिहास की किताबों में नहीं, बल्कि पर्दे के पीछे तय हुआ। एक ऐसा ऑपरेशन जिसने बिना शोर किए एक नया देश बना दिया। आज भी अगर भारत सुरक्षित है तो कहीं ना कहीं इसका श्रेय उन गुमनाम सिपाहियों को जाता है जो बिना नाम, बिना मेडल, सिर्फ राष्ट्र के लिए जीते हैं। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, देशभक्तों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें और ऐसी ही अनसुनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक सलाम है उन अनदेखे सिपाहियों को जो पर्दे के पीछे रहकर हमें आजाद और सुरक्षित बनाए रखते हैं।